बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। बच्चों, प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन किया था। वे देश के बहुत ही गतिशील युवा प्रधानमंत्री थे तथा प्रधानमंत्री का पद संभालते ही वो देश को 21वीं सदी के लिए तैयार करने का आह्वान उन्होंने किया। उनकी सोच थी कि देश को इसके लिए भी तैयार किया जा सकता है जब देश की दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन किया जाए। अर्थात देश 21वीं सदी के लिए तभी तैयार होगा जब देश की दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन किया जाएगा, और यह परिवर्तन एक शिक्षा नीति बनाकर किया जाए, ये उन्होंने सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि जो राष्ट्र की जो शिक्षा नीति है वो एसी में बैठकर चंद बुद्धिजीवियों के द्वारा तैयार नहीं की जानी चाहिए, वरन उसके निर्माण में देश की पंचायत समितियों से लेकर संसद तक सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं और समाज के हर वर्ग से सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए। बच्चों, जब एनपीई 1986 बनाई गई तो उससे पूर्व एक दस्तावेज बनाया गया जिसका नाम था शिक्षा की चुनौती, नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य, चैलेंजेज ऑफ एजुकेशन, ए पॉलिसी पर्सपेक्टिव। और ये डॉक्यूमेंट बनाया गया तथा भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा 19 अगस्त 1985 को देश की जनता के सामने इस डॉक्यूमेंट को प्रस्तुत किया गया। यह जो दस्तावेज था शिक्षा नीति के लिए एक आधार पत्र था जिससे देश की जनता उस पर चिंतन मनन कर सके और इस राष्ट्रव्यापी विचार विनिमय से ऐसी शिक्षा नीति के निर्माण में सहायता मिल सके जो भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सके और अपनी कार्य क्षमता तथा गुणवत्ता में सुधार ला सके। तो इस तरह इस डॉक्यूमेंट पर बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार आयोजित की गई और इसमें विभिन्न सुझाव और कमेंट्स दुनिया के हर सेक्शन के लोगों से मांगा गया। और उसके बाद में इस पर गंभीर विचार विनिमय और बहस हुई, और इस राष्ट्रव्यापी विचार विनिमय में हजारों विद्यार्थियों, अध्यापकों, अभिभावकों, विद्यार्थी संगठनों, अध्यापक संघों, अभिभावक परिषदों, स्वयंसेवी अभिकरणों, शिक्षा संस्थाएं, विश्वविद्यालयों, पंचायत समितियों, जिला परिषदों, राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रियों ने इसमें भाग लिया। और इस तरह से केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड CABE, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, और राष्ट्रीय विकास समिति, नेशनल डेवलपमेंट कमेटी जैसे प्रमुख संगठनों ने इस मसौदे पर विचार विमर्श किया। संसार में शिक्षा के इतिहास में ऐसा व्यापक और गहन विचार विमर्श पहले कभी नहीं हुआ, इसीलिए इसे जनसाधारण की नीति भी कहा जा सकता है। भारत की लोकसभा ने इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 8 मई 1986 को तथा राज्यसभा ने 13 मई 1986 को अपनी स्वीकृति प्रदान की, और अगस्त 1986 में संसद ने इस शिक्षा नीति को व्यवहारिक रूप देने के लिए कार्य योजना को भी स्वीकार किया। तो इस तरह से हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 बनकर तैयार हुई, और इसमें इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 12 भागों में बांटा गया तथा 157 बिंदुओं पर इसमें बात की गई। बच्चों, अब फ्लो चार्ट में देखिए जिसमें हमने एनपीई 1986 के 12 भागों को दिखाया हुआ है। इसमें सबसे पहले नंबर पर जो भाग है उसका नाम है भूमिका अर्थात इंट्रोडक्शन। दूसरा भाग है शिक्षा का सार और उसकी भूमिका, द एसेंस एंड रोल ऑफ एजुकेशन। तीसरा भाग है राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था, नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। चौथा भाग है समानता के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर इक्वलिटी। पांचवा भाग है विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन एट डिफरेंट स्टेट्स। छठा भाग है तकनीकी एवं शिक्षा प्रबंध, टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन। सातवां भाग है शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना, मेकिंग द सिस्टम वर्क। आठवां भाग है शिक्षा की विषय वस्तु और प्रक्रिया को नया मोड़ देना, रीओरिएंटिंग द कंटेंट एंड प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। नौवां भाग है शिक्षक, टीचर। 10वां भाग है शिक्षा का प्रबंध, द मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन। 11वां भाग है संसाधन एवं समीक्षा, रिसोर्सेज एंड रिव्यू। और 12वां भाग है भविष्य, द फ्यूचर। बच्चों, इसका जो अब हम पढ़ते हैं मेन फीचर्स ऑफ एनपीई 1986।
जिसमें हमने सबसे पहला पॉइंट लिया है शिक्षा का सार और उसकी भूमिका, जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसको NPE 1986 में कई भागों में बांटकर बात की गई कि शिक्षा का सार क्या हो, उसकी भूमिका क्या है। तो इसमें जो सबसे पहली बात कही गई वो थी एजुकेशन फॉर ऑल एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट, अर्थात जो हमारी शिक्षा है वो सब व्यक्तियों के लिए अनिवार्य है और ये हमारे सर्वांगीण विकास, भौतिक और आध्यात्मिक का आधार है। दूसरे, एजुकेशन फॉर कल्चरल डेवलपमेंट, एजुकेशन जो है वो संस्कृति के विकास में सहायक है। शिक्षा वो माध्यम है जो हमारी संस्कृति का संरक्षण करती है, संस्कृति का विकास करती है और सांस्कृतिक या सांस्कृतिक मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित भी करती है। तीसरी पॉइंट पर इसमें बात की गई वो था एजुकेशन फॉर डेवलपिंग आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी, सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म एज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात एजुकेशन जो है वो हमारी जो प्रजातांत्रिक मूल्य हैं, जो हमारे संविधान में दी गई वैल्यूज हैं, जैसे कि प्रजातंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, तो इन वैल्यूज को डेवलप करेगी हमारी एजुकेशन। अर्थात डेमोक्रेसी का मतलब आप समझते ही हैं कि यह जनता के लिए और जनता द्वारा शासन होता है। प्रजातंत्र में यह व्यवस्था होती है कि जनता अपने राजा को स्वयं सेलेक्ट करती है। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनता, बल्कि जनता अपने राजा को स्वयं मतदान देकर चुनती है। तो इस तरह से डेमोक्रेसी की वैल्यू बच्चों के अंदर डेवलप हो, समाजवाद की वैल्यू और धर्मनिरपेक्षवाद की वैल्यू बच्चों के अंदर हो। धर्मनिरपेक्षवाद का मतलब होता है या सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि सभी धर्म संभाव हैं, अर्थात हम किसी भी धर्म के प्रति भेदभाव नहीं करेंगे। तो सर्वधर्म संभाव की भावना भी शिक्षा के द्वारा छात्रों में डेवलप की जाती है। चौथा पॉइंट इसमें है एजुकेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ माइंड एंड स्पिरिट, एजुकेशन हमारी जो होगी वो ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए होगी। तो वो केवल ना कि शारीरिक विकास करेगी बल्कि बच्चे का मानसिक विकास भी करेगी और साथ ही उसका आध्यात्मिक विकास भी करेगी, उसका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी करेगी। अगला पॉइंट इसमें था एजुकेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, आज साइंस और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इस तरह से बच्चों में साइंटिफिक टेम्पर का विकास करना शिक्षा का मुख्य कार्य होगा। नेक्स्ट पॉइंट एजुकेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैन पावर फॉर इकोनॉमी, 1986 की पॉलिसी में शिक्षा को इन्वेस्टमेंट कहा गया। शिक्षा एक उत्तम निवेश है, तो इसीलिए शिक्षा जो होगी वो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करेगी, मैन पावर ऑफ फॉर इकोनॉमी के लिए तैयार करेगी, क्योंकि एजुकेशन इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये इन सारे बिंदुओं पर चर्चा की गई शिक्षा के सार और उसकी भूमिका के अंदर। बच्चों, अब हम इसके दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं और उस दूसरे पॉइंट का नाम है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा प्रशासन का विकेंद्रीकरण। अब हम समझते हैं कि विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया क्या होती है। तो विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया वो होती है जिसमें हम डिसीजन मेकिंग पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट से हटाकर, केंद्रीय स्थानीय प्राधिकारी से हटाकर उसको विभिन्न इंटरमीडिएट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट या कम्युनिटी और स्कूल में बांट देते हैं। तो जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है इज द प्रोसेस ट्रांसफर डिसीजन मेकिंग पावर्स फ्रॉम सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू इंटरमीडिएट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, कम्युनिटी एंड स्कूल। तो जो है इसमें शिक्षा प्रशासन के विकेंद्रीकरण में हम जो हमारी डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं उन्हें हम सेंट्रल गवर्नमेंट से हटाकर उसे अनेक इंटरमीडिएट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, कम्युनिटी और स्कूलों में बांट दिया जाता है, पावर को दे दिया जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है क्योंकि जो लोकल कम्युनिटी है, लोकल कम्युनिटी पीपल नो बेटर दियर एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, कि जो लोकल कम्युनिटी पीपल हैं वो ही अपने एजुकेशनल प्रॉब्लम्स के बारे में ज़्यादा बेटर समझते हैं एंड और उनकी ज़रूरतें क्या हैं वो उसे अच्छे से पहले समझते हैं एंड दस कैन कम अप विद बेटर पॉलिसी सोल्यूशन। और यदि ये अधिकार उन्हें दिया जाएगा कि वो पॉलिसी भी बनाएं उसके लिए, क्योंकि लोकल कम्युनिटी जो पीपल होंगे वो अपनी एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को और नीड्स को अपने आप खुद ज़्यादा अच्छे से समझेंगे और इस तरह से यदि उनके द्वारा उनकी नीड्स और उनकी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखकर वो खुद ही पॉलिसी बिल्ड करेंगे तो वो एक उत्तम पॉलिसी होगी और उसका एक प्रॉफिट मिलेगा। अब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को हम एक ट्रायंगल के माध्यम से देखते हैं। स्क्रीन पर देखिए आप, इसमें सबसे ऊपर है स्कूल्स एंड कम्युनिटीज। तो जो स्कूल और कम्युनिटी होंगी वो ड्राइवर्स ऑफ चेंज होंगी। और जो नंबर 2 पे आई है लोकल डिस्ट्रिक्ट्स,
जो आपके लोकल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो लीडर्स ऑफ चेंज लाएंगे, और जो सेंटर होगा, सेंट्रल लेवल होगा, वो केवल सपोर्टर्स ऑफ चेंज होगा। बच्चों अब इसके अगले पॉइंट पर बात करते हैं, और इस पॉइंट का नाम है एजुकेशन फॉर इक्वलिटी, अर्थात शैक्षिक अवसरों की समानता। और शैक्षिक अवसरों की समानता से तात्पर्य होता है कि शिक्षा के अवसर सामाजिक स्थिति आदि से भेदभाव किए बिना समान रूप से दिए जाएं। जो हमारी नई शिक्षा नीति है वो विषमताओं को दूर करने पर विशेष बल देती है, और अब तक वंचित रहे लोगों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के समान अवसर मुहैया कराने की बात करती है। बच्चों एजुकेशन फॉर इक्वलिटी में हम सबसे पहले पॉइंट पर बात करते हैं, और वो पहला पॉइंट है हमारा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज टू इक्वलाइज एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर दोज हु हैव बीन डिनाइड फ्रॉम इक्वलिटी। अर्थात अब तक समाज में जिनके साथ भेदभाव होता रहा था, ऐसा वंचित वर्ग, तो उस वंचित वर्ग को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनके बीच में जो डिस्पैरिटी आई, जो विषमता आई, उनको दूर कर उन्हें इक्वल करना है, जिस ऐसी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी देनी है जिससे कि समाज में वो अपना इक्वल स्थान प्राप्त कर लें। इस बात को हम एक चित्र के द्वारा समझाते हैं। बच्चों आप चित्र में देखिए, इसमें इक्वलिटी और इक्विटी दो स्थितियां दी गई हैं। इक्वलिटी में तो हम सभी को समान अवसर देते हैं, जैसा आप चार्ट में देख रहे हैं, एक छोटा है, एक सबसे छोटा बच्चा है, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा, लेकिन सभी के लिए समान बॉक्स दिए हुए हैं। तो ये चीज़ होती है इक्वलिटी, अर्थात हम कोई भेदभाव ना करें और सभी को समान अवसर प्रदान करें। लेकिन आप अभी दूसरे बराबर वाले चित्र में देखिए, वहाँ पर जो सबसे लंबा व्यक्ति है उसके लिए कोई बॉक्स नहीं लगाया गया है, और जो उससे सबसे बड़े से छोटा व्यक्ति जो है, दूसरे नंबर पर जो व्यक्ति है, उसके लिए एक बॉक्स लगाया गया है। अर्थात उसे ऊपर तक लाने के लिए जो एक सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट दी गई है। लेकिन जो सबसे छोटा व्यक्ति है उसके लिए देखिए दो बॉक्स लगाए गए हैं, जिससे कि वो भी मुख्य धारा में ऊपर उसे उस चीज़ को देख सके। तो कहने का मतलब ये है कि समाज में जो वंचित वर्ग है उन्हें हम विशेष आरक्षण दें, और विशेष आरक्षण देने के बाद उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ सकें, जिससे कि उनके बीच में जो डिस्पैरिटी, जो विषमताएं हैं, वो रिमूव हमारी हो सके। तो इस प्रकार नई शिक्षा नीति विषमताओं को दूर करने पर विशेष बल देती है, और अब तक वंचित रहे लोगों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के समान अवसर मुहैया कराने पर बल देती है। अब चार्ट में आप देखिए, नंबर 2 का पॉइंट है उसमें एम्पावरमेंट ऑफ वोमेन थ्रू एजुकेशन, अर्थात शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करना। जो हमारी 1986 की पॉलिसी है, इसमें ये बात कही गई है कि जो शिक्षा है वो स्त्रियों के आधारभूत स्तर में परिवर्तन लाने का एक सशक्त साधन है। अतः समयबद्ध कार्यक्रमों द्वारा स्त्री निरक्षरता उन्मूलन और प्राथमिक शिक्षा में पहुंच व निरंतरता सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा पर भी बल दिया जाएगा। स्त्रियों से संबंधित अध्ययन को विभिन्न पाठ्यचर्याओं के भाग के रूप में प्रोत्साहन दिए जाने के साथ साथ शिक्षा संस्थाओं को स्त्रियों के विकास के सक्रिय कार्यक्रम शुरू करने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। अब इसमें तीसरे पॉइंट को देखिए, एजुकेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट बाय प्रोवाइडिंग इनिशिएटिव्स टू पुअर फैमिलीज टू सेंड देयर चिल्ड्रन स्कूल्स रेगुलरली टिल द एज ऑफ 14 ईयर्स। अर्थात जो अनुसूचित जाति और जनजाति के जो लोग हैं, अनुसूचित जाति और जनजातियों के शैक्षिक विकास पर बल देने की बात ये नीति करती है, जिससे कि जो गैर अनुसूचित जातियां और जनजातियां हैं वो उनके समक्ष शिक्षित हो सकें। इसके लिए इनके परिवारों को प्रोत्साहन दिए जाने की बात करती है, जिससे कि इनके बच्चे नियमित रूप से 14 वर्ष की आयु तक विद्यालय जा सकें। इनके लिए छात्रवृत्ति योजना भी प्रारंभ की जाएगी और छात्रावासों का निर्माण भी कराया जाएगा। पढ़ाई के मध्य में विद्यालय छोड़ देने वाले बालकों के लिए अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, और इन जातियों के शिक्षकों की नियुक्ति पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय प्राथमिकता के आधार पर खोले जाएंगे। आश्रम विद्यालय, व्यावसायिक पाठ्यक्रम आदि की व्यवस्था भी की जाएगी। और दूसरी बात इसमें जो है वो है कि जो इनका रिक्रूटमेंट होगा टीचर्स का, वो भी एससी जो कास्ट है, शेड्यूल्ड जो कास्ट हैं, उनके ही लोग होंगे, वही टीचर होंगे, जिससे कि वो उन बच्चों की आवश्यकताओं, उनकी नीड्स को समझ सकें, उनके साथ जो डिस्पैरिटी हुई है उन्हें फील कर सकें। तो इस तरह से ये एजुकेशन फॉर इक्वलिटी की बात करता है। बेटा अब बात करते हैं NPE 1986 के अगले पॉइंट पर, और जो है नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा
पद्धति। जो नई शिक्षा नीति है ये पूरे देश में एक समान शिक्षा प्रणाली लागू करने पर बल देती है। ये कहती है कि शिक्षा के सभी स्तरों पर एक जैसी शिक्षा प्रणाली राष्ट्र के शैक्षिक विकास के लिए होनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस बात पर भी जोर देती है कि शिक्षा में जो व्याप्त विषमता हैं और जो विसंगतियां हैं उनको भी दूर किया जाए और एक निश्चित स्तर तक शिक्षा आपकी सर्वसुलभ कराई जाए। अब आप देखिए इस फ्लो चार्ट के अंदर देखिए, जिसमें हम पहली बात करते हैं फिलोसॉफिकल एंड सोशोलॉजिकल फाउंडेशन बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। अर्थात जो हमारी शिक्षा है उसका मुख्य उद्देश्य जो होगा उसमें हम फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस को भी शामिल करें, सोशोलॉजिकल फाउंडेशंस को भी शामिल करें, और साथ ही जो संविधान में जो वैल्यूज दी गई हैं, अर्थात जो धर्मनिरपेक्षता वैल्यू है हमारी, समाजवाद और लोकतंत्र, इन तीनों वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए करिकुलम बनाया जाए, पाठ्यक्रम बनाया जाए, जिससे कि बच्चों का फिलोसॉफिकल, सोशोलॉजिकल और जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, जो संवैधानिक मूल्य हैं, उनका विकास भी उनके अंदर हो सके। दूसरा पॉइंट इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ द MLL, अर्थात जो बच्चे कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे हैं उनके लिए एक मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग डिसाइड किया गया कि कक्षा 1 में कितना बच्चे को आना चाहिए मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, 2 में कितना आना चाहिए। इस तरह से कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाओं के लिए मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग को निर्धारित करने की बात इस पॉलिसी में की गई। तीसरा पॉइंट इसमें चार्ट में देखिए, कॉमन एजुकेशन स्ट्रक्चर, अर्थात इसमें एक कॉमन एजुकेशन स्ट्रक्चर की बात की गई और वो कॉमन एजुकेशनल स्ट्रक्चर जो थी वो थी 10+2+3। अर्थात जो 10+2+3 जो हमारी शैक्षिक ढांचा है उसके अंतर्गत जो प्रथम 10 वर्षीय, अर्थात जो 10 वर्षीय शिक्षा है, प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा, ये पूरे देश में सभी के लिए समान रूप से होगी। इसे विभिन्न स्तरों में इस प्रकार से बांटा गया, जैसे 5 साल का प्राइमरी स्तर हो गया हमारा, 3 वर्ष का हमारा उच्च प्राथमिक स्तर हो गया और 2 वर्ष का हमारा माध्यमिक स्तर। तो ये पूरे 10 वर्ष की शिक्षा इसमें कवर हो गई। और +2 10 की बात हमने कर ली, और +2 में जो उच्चतर माध्यमिक स्तर है अर्थात इंटरमीडिएट क्लास है, और +3 में जो हमारी स्नातक पाठ्यक्रम है या जो हमारी महाविद्यालय शिक्षा है उसको शामिल करने की इसने बात की। तो इसने कॉमन एजुकेशनल स्ट्रक्चर दी 10+2+3। तो अगले इसमें पॉइंट है नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क विद ए कॉमन कोर, अर्थात जो हमारा नेशनल करिकुलम बने वो एक सामान्य कोर हो, कॉमन कोर हो। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली उस राष्ट्रीय पाठ्यक्रम पर आधारित होगी जिसमें सामान्य कोर के साथ साथ अन्य आवश्यक तत्व भी उसमें शामिल होंगे, जिनको कि हम समय अनुसार बदल सकते हैं। सामान्य कोर में हम क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे उनके बारे में बात करते हैं। इसमें हम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, हमारे संवैधानिक कर्तव्य, राष्ट्रीय अस्मिता को विकसित करने के लिए अनिवार्य है और अन्य विषम विषय भी इसमें शामिल किए जाएंगे, और इनके द्वारा जिन राष्ट्रीय मूल्यों का विकास किया जाएगा उनमें भारत की समान सांस्कृतिक धरोहर, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, स्त्री पुरुष के बीच समानता, पर्यावरण का संरक्षण, सामाजिक समता, सीमित परिवार का महत्व और वैज्ञानिक ढंग से अमल करने की आवश्यकता इसमें शामिल होंगे। साथ ही इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को भी शामिल किया जाएगा। तो ये बात की गई एक नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क विद ए कॉमन कोर की। अगला 5वां पॉइंट देखिए, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, अर्थात जो हमारी शिक्षा है उस पर खर्च कितना हो। तो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति से पहले भी कोठारी कमीशन ने भी यही कहा था, बच्चों मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कोठारी कमीशन, उसमें भी यही कहा था कि शिक्षा की जो हमारी GNP है उसका 6% हमारी एजुकेशन पर खर्च होना चाहिए। तो 1986 की पॉलिसी में भी यही कहा गया कि GNP का 6% जो है वो शिक्षा पर कम से कम खर्च हो। अगला 6वां पॉइंट देखिए, यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन, अर्थात जो शिक्षा है शिक्षा पर सभी की पहुँच हो। तो इस तरह का हमारा नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन हो जो कि हम यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन कर सकें। और ये जो यूनिवर्सलाइजेशन एक्सेस टू एजुकेशन है ये 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए था कि 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को फ्री और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो। अगला नंबर 7 पे देखिए, प्रमोशन ऑफ स्टेट लैंग्वेज। 1986 की नीति की एक मुख्य विशेषता ये भी रही है कि इसमें जब हमारी कमेटी बनी थी और कमेटी में जब एक डॉक्यूमेंट आया था तो उस डॉक्यूमेंट को भी इसमें विभिन्न रीजनल लैंग्वेज में बदला गया था। तो इसीलिए इसमें जो है प्रमोशन ऑफ स्टेट लैंग्वेज की बात की गई है कि जो हमारी स्टेट लैंग्वेज है, जो राज्य की भाषाएं, उनका प्रमोशन किया जाए। और लास्ट और 8वां पॉइंट देखिए, एजुकेशन फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, अर्थात जो हमारी एजुकेशन हो वो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, जो अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी बोध है उसको भी बढ़ावा दे, क्योंकि हम विश्व बंधुत्व की संकल्पना में भरोसा रखते हैं। और विश्व बंधुत्व या वसुधैव कुटुंबकम की भावना का अर्थ होता है कि समस्त विश्व जो है एक कुटुंब की भांति है, एक परिवार की भांति है। इसीलिए एजुकेशन हमारी ऐसी हो जो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा दे। बच्चों अब हम बात करते हैं इसके अगले पॉइंट पर, और उस पॉइंट का नाम है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन एट डिफरेंट स्टेज
विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन। जो NP 1986 है उसने शिक्षा का विभिन्न स्तरों पर गठन करने पर जोर दिया, और जिसमें पहला जो है वो है अर्ली चाइल्डहुड, ECCE, पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा। पूर्व बाल्यावस्था और जो शिक्षा है इसमें NP 1986 ने बाल रक्षा और शिक्षा कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता दी। इन्होंने कहा कि जो बाल रक्षा और शिक्षा संबंधी कार्यक्रम है उन्हें उच्च प्राथमिकता दी जाएगी और इन्हें बाल विकास कार्यक्रमों के साथ समन्वित किया जाएगा। शिशुओं को पौष्टिक आहार, चिकित्सा सुविधाएं आदि की व्यवस्था के साथ साथ ऐसे केंद्रों की स्थापना की जाएगी जो शिशुओं की विधिवत देखभाल भी कर सकें। दूसरा पॉइंट बच्चों देखिए, एलिमेंट्री एजुकेशन अर्थात जो प्रारंभिक शिक्षा है, तो प्रारंभिक शिक्षा के प्रसार के लिए जो 6 से 14 साल तक के बच्चों की शिक्षा है वो फ्री और निःशुल्क हो और उसका प्रसार अधिक से अधिक हो, उसमें क्वालिटी आए, तो उसके लिए इन्होंने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत करने की बात की गई कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को लॉन्च किया जाएगा। अब जो ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, इस शिक्षा नीति में कहा गया कि सारे देश में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अर्थात एक निर्धारित अभियान प्राथमिक स्कूल सुधार कार्यक्रम के एक अंग के रूप में चलाया जाएगा। सरकार, स्थानीय निकाय, स्वयंसेवी संस्थाएं तथा व्यक्ति विशेष इस कार्यक्रम में भाग लेंगे और इसके द्वारा विद्यालयों में आवश्यक सुविधाएं सुलभ कराने की व्यवस्था होगी। अर्थात जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है उसका मुख्य पर्पज जो होगा वो आवश्यक सुविधाएं स्कूलों में उपलब्ध कराना होगा, जिनमें कि हर मौसम में काम आने वाले कम से कम 2 बड़े कमरे, एक खुला बरामदा, लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय, आवश्यक खिलौने, नक्शे, चार्ट, ब्लैक बोर्ड एवं अन्य शिक्षण सहायक सामग्री भी शामिल होगी। साथ ही प्रत्येक स्कूल में कम से कम 2 शिक्षक अर्थात एक पुरुष और एक महिला अवश्य होंगे। इस प्रकार बच्चों रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन एट डिफरेंट स्टेजेस में NP 1986 ने अर्ली चाइल्डहुड केयर, एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन, ओपन यूनिवर्सिटीज और डीलिंकिंग डिग्रीज फ्रॉम जॉब आदि की बात कही, जिसमें अब तीसरे पॉइंट पर हम बात करते हैं सेकेंडरी एजुकेशन को बढ़ावे के लिए उसने पेस सेटिंग स्कूल्स स्थापित करने की बात कही। बच्चों सेकेंडरी एजुकेशन के विस्तार और को अधिक करने के लिए NP 1986 में पेस सेटिंग स्कूल्स अर्थात नवोदय विद्यालयों की स्थापना पर बल दिया। नई शिक्षा नीति की मुख्य विशेषता नवोदय विद्यालय हैं और देश के विभिन्न भागों के प्रतिभावान जो टैलेंटेड बच्चे हैं उन बच्चों को, जिनमें से अधिकांश ग्रामीण होंगे, तीव्र गति से आगे बढ़ाने का अवसर उन्हें प्रदान करने के लिए नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे और इनमें नई नई शिक्षण पद्धतियों को अपनाने और प्रयोग करने की छूट रहेगी। इनमें निःशुल्क शिक्षा, भोजन तथा आवास की व्यवस्था भी होगी। इनका उद्देश्य समता और सामाजिक न्याय के साथ शिक्षा में श्रेष्ठता लाना होगा और इन विद्यालयों में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश के विभिन्न भागों में रहने वाले विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बालकों को परंपरागत सामाजिक, प्रादेशिक और आर्थिक दीवारें तोड़कर मिलकर रहने व सीखने के अवसर भी इसमें प्रदान किए जाएंगे। तो इस तरह से जो नवोदय विद्यालय होंगे वो बहुत माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो इस तरह बच्चों चार्ट में देखिए कि जो हमारे पेस सेटिंग स्कूल अर्थात जो नवोदय विद्यालय होंगे वो टैलेंटेड बच्चों की ज़रूरतों को, उनकी नीड्स को पूरा करेंगे। ये रेजिडेंशियल होंगे और इनमें फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही जो इनकी स्थापना का उद्देश्य है इसमें 75% सीट जो होंगी वो ग्रामीण बच्चों के लिए रिजर्व की जाएंगी। इस प्रकार बच्चों अब अगले पॉइंट की बात करते हैं, वो है परीक्षा प्रणाली और मूल्यांकन प्रणाली। तो परीक्षा प्रणाली और मूल्यांकन प्रणाली पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने सुझाव दिए कि मूल्यांकन को सतत और व्यापक बनाया जाएगा। बाह्य मूल्यांकन के स्थान पर आंतरिक मूल्यांकन को अधिक महत्व दिया जाएगा और परीक्षाएं जो हमारी एग्जामिनेशन जो हो रहे हैं उनको हम वैध और विश्वसनीय बनाएंगे, वो उन्हें वैलिड और रिलायबल बनाया जाएगा। श्रेणी के स्थान पर यहाँ ग्रेड सिस्टम लागू होगा और उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन को भी वस्तुनिष्ठ बनाया जाएगा। बच्चों अब हम इस नीति के अंतिम पॉइंट की बात करते हैं जो है शिक्षकों के स्तर और शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार। तो शिक्षकों के स्तर और शिक्षण प्रशिक्षण में सुधार के लिए NP 1986 में डाइट की स्थापना पर बल दिया गया। इस नीति में यह कहा गया कि जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान प्रत्येक जिले में खोले जाएं और जिन संस्थानों का उद्देश्य जो होगा वो प्री सर्विस ट्रेनिंग देना, इन सर्विस ट्रेनिंग देना, साथ ही जो आपकी जो अनौपचारिक शिक्षा है
और जो प्रौढ़ शिक्षा है उनके कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग भी देने का कार्य हमारी डाइट्स या जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान करेंगे। साथ ही डाइट की स्थापना के साथ साथ इन्होंने जो और मुख्य सुझाव दिए, इन्होंने कहा कि जो बहुत अच्छे कॉलेज हैं उनको शिक्षा उच्च अध्ययन केंद्रों अर्थात CASEs में समुन्नत भी कर दिया जाए, उसकी योजना बनाई जाए। साथ ही कुछ और अच्छे कॉलेजों को इन्होंने CTES शिक्षक शिक्षा कॉलेजों में समुन्नत होने की बात भी कही। साथ ही इन्होंने NCTE को अर्थात राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद को स्वायत्त दर्जा देने की बात कही कि उसे अब संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा। और इन्होंने एक बात ये भी कही कि जो टीचर हैं उनके स्तर में तभी सुधार आएगा जब उनके लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की नीति लागू हो जाएगी और शिक्षकों के वेतनमान बढ़ाए जाएंगे और सेवा शर्तों को भी इसमें आकर्षक बनाया जाएगा। बच्चों, साथ ही इन्होंने ओपन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ओपन यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना पर भी विशेष बल दिया। 1985 में ही इग्नू की स्थापना हो चुकी थी, अतः इन्होंने ये कहा कि इग्नू के जो कार्य क्षेत्र हैं उनको उनमें वृद्धि की जाए, उनका विस्तार किया जाए। तो इस तरह से बच्चों आज हमने NPE नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 के बारे में विस्तार से पढ़ा और मैं यह आशा करती हूँ कि आपको ये जो है समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।